बैंकों के हड़ताल के पहले दिन लोगों को काफी दिक्कतें हुई। यूपी के सभी सरकारी बैंकों में कामकाज पूरी तरह बंद रहा। बैंकिंग संशोधन बिल, निजीकरण, आउटसोर्सिंग आदि मांगों को लेकर आंदोलनरत बैंक कर्मियों ने आज से 2 दिवसीय तालाबंदी रखने की घोषणा की है। इस दौरान राजधानी लखनऊ के सारे बैंक बंद रहे और कर्मचारियों अधिकारियों ने प्रदर्शन किया। फोरम के हड़ताल से राजधानी में 500 से 700 करोड़ का व्यवसाय प्रभावित रहने का दावा किया गया है। इस हड़ताल में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं। आउटसोर्सिंग, निजीकरण, अनुकंपा नियुक्ति, खंडेलवाल समिति की रिपोर्ट और बैंकिंग संशोधन बिल को लेकर बैंक कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बैंक कर्मचारियों की माने तो संसद में बैंकिंग बिल रखे जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई है, जबकि सरकार यदि मांगे नहीं मानती है तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकता है। उत्तराखंड समेत देश भर के बैंक आज 2 दिन की हड़ताल पर हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकिंग उद्योग के प्रति सरकार की नीतियों के खिलाफ बैंक कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल ला रही है वो गलत है। इस बिल से शेयर होल्डर्स की ताकत ज्यादा हो जाएगी। इनका कहना है कि ये एक्ट बैंकों के निजीकरण के लिए लाया जा रहा है। इन लोगों ने खंडेलवाल कमेटी का भी विरोध किया है। उनका ये साफ कहना है कि अगले 2 दिन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध किया जाएगा। मनमोहन सिंह की जितनी नीतियां हैं वो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से चलना चाहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से चलना चाहता है, सबको ठेकेदारी में देना चाहता है। इन लोगों की मांग है कि हर सरकारी नौकरी की तरह बैंक में भी मृतक आश्रितों को नौकरी मिलनी चाहिए। युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक का शव रुई की मंडी स्थित रेलवे फाटक पर मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक का शव सुबह यहां पड़ा मिला, जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान थाना ताजगंज के नई बस्ती निवासी राजू के रूप में की। राजू एक जनरल स्टोर की दुकान पर काम करता था। फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया कि राजू की हत्या क्यों और किसने की है। पुलिस ने राजू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रदेश में नामों को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। कल सरकार ने बीजेपी के वक्त की योजनाओं का नाम बदलकर राजीव गांधी रख दिया है। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय विद्यालयों के नाम बदले जा रहे हैं। एक बार फिर से ये राजनीति पार्टियों के लिए बहस का मुद्दा बन गया है। बहुगुणा सरकार ने आते ही नाम की सियासत खेलना शुरू कर दिया। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय विद्यालय का नाम राजीव गांधी आवासीय विद्यालय रख दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम भी बदल दिया है। देखो, इसमें राजनीति का उफान का कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि जब राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का नाम चल रहा था तो फिर वो नाम फिर चेंज कर दिए कि ये जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये सरकार का जुरिडिक्शन होता है। स्टेट गवर्नमेंट की, सरकार की जो है ओछी और संकीर्ण मानसिकता और इसमें राजनीति की बू आ रही है और राजनीतिक विद्वेष की भावना आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी अब इसे मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। राज्य सरकार के और एक फैसले पर सवालिया निशान लग गया है। चीनी मिलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ गदरपुर में कर्मचारियों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। गदरपुर की चीनी मिल को बंद करने का फैसला लिया गया है। दरअसल 4 मिलों को पीपीपी मोड में देने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले का विरोध गदरपुर के साथ साथ तमाम चीनी मिलों में शुरू हो गया है। सभी कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये अभी हमारे पास पूरे उत्तराखंड में लोगों को अभी लगभग एक सैद्धांतिक सहमति बनी है कि इसको पीपीपी मोड पर इसकी परीक्षण करा लिया जाए और गदरपुर को बंद करने का इसलिए निर्णय लिया गया क्योंकि उसका गन्ने का जो है क्षेत्रफल ही उसमें नहीं है, लगातार घाटे पे चल रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के गुस्से से निपटने का कैसे इंतजाम करती है।
भाजपा की सरकार में यूकेडी कोटे से बने पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट फिर से विवादों के घेरे में गिरते नजर आ रहे हैं। विवाद की वजह जमीन। दरअसल हरिद्वार के गांव श्यामपुर में उनके बेटे ललित भट्ट ने अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ग्राम पंचायत की जमीन करीब 25 बीघा भूमि कब्जा ली है। करोड़ों रुपए की कीमत वाली यह भूमि ग्राम पंचायत और गाँव वालों को अंधेरे में रखकर अदला बदला की गई है, जिसको लेकर गाँव वालों में आक्रोश है और उन्होंने गाँव में एक पंचायत बुलाकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की ठान ली है। हालांकि जब पुरानी सरकार में हुए धांधली पर जिला अधिकारी केवल अपने रटे रटाए बयान दे रहे हैं। जिला अधिकारी पूरे मामले की जांच करने का दावा कर रही है, जबकि पूर्व कैबिनेट मंत्री इस मामले में सामने आने तक को तैयार नहीं है। दैवीय आपदा का कहर पौड़ी जिले में भी दिखाई दे रहा है। कई विभागों को भी लाखों का नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि से न सिर्फ सड़कें बंद हुई, बल्कि जनहित से जुड़े विभागों को भी खासा नुकसान हुआ है। पिछले एक सप्ताह में दैवीय आपदा की लगभग 1125 शिकायतें आपदा नियंत्रण कक्ष में दर्ज की गयीं। इस बात की जानकारी जिला अधिकारी चंद्रेश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि आपदा से पौड़ी जिले में भी खासा नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण जिले में 22 सड़कें अभी तक बंद पड़ी हैं। इसके अलावा पेयजल लाइन, बिजली की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। जनपद में जो मार्ग बंद होने की स्थिति है, आज की डेट में कुल 21 मार्ग बंद हैं। हमारे एनएच एंड स्टेट हाईवे सारे खुले हुए हैं। संपर्क मार्ग और ग्रामीण मार्ग 21 अवरुद्ध हैं, जिन पर कुल 36 डोजर विभाग के द्वारा लगाए गए हैं। अलग अलग लोकेशंस पर वो लगाए गए हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 4 दिनों के अंदर हम सारे सड़कों को खोल पाएंगे। लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों में तबाही मचा रखी है, लेकिन पौड़ी कुदरत के कहर से बचा हुआ है। संत कबीर नगर में गिट्टी से लदे खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर सड़क पर लगे जाम को हटाया। चोरी मोहल्ले में हो गई, घर के बगल में दवा खाए तो रात भर खाना पड़ेगा। हालांकि घटना के काफी देर बाद क्रेन मंगाकर पुलिस ने लाश को ट्रक के नीचे से निकलवाया। चश्मदीदों के मुताबिक घटना की वजह ड्राइवर का नींद में होना बताया जा रहा है। श्रीनगर के त्रिलोक चंद ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनोखी पहल की है। सरकार और वन विभाग पेड़ लगाने के लिए हर साल करोड़ों खर्च कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में श्रीनगर के त्रिलोकी चंद सोनी ने पेड़ लगाने की एक नई मुहिम की शुरुआत की है। त्रिलोक ने गढ़वाल के 5 जिलों के अलग अलग गाँवों में पेड़ लगाए हैं, जो उनकी देखरेख में पल रहे हैं। त्रिलोक ने इन जिलों में अब तक 10,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए हैं। गढ़वाल मंडल में 10,000 से ऊपर ही वृक्ष लगा दिए होंगे और आप अभी जब जाते समय देखेंगे तो मजरा खाल में भी मैंने पेड़ लगाए हैं। अब मेरा अधिकतर लोगों को उन पेड़ों की ओर जागरूक करना है, जिससे यहाँ पर के लोगों का रोजगार जो है, तो फलदार में पौधों की ज्यादा वो करता हूँ कि भाई आप फलदार पौधों को अधिक लगाएं ताकि लोगों को उसको रोजगार मिल सके। त्रिलोक ने अपने साथ साथ गाँव वालों को भी पेड़ों की जानकारी दी है, जिसके चलते गाँव में इनको लेकर जागरूकता फैली हुई है। पौड़ी की नानघाट परियोजना में करोड़ों का हेरफेर सामने आया है। पौड़ी के नानघाट में करीब 80 करोड़ की लागत से बन रही उत्तराखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी पेयजल योजना में बदइंतजामी के चलते करोड़ों का हेरफेर सामने आया है। दरअसल इस योजना में ठीक किस्म के पाइपों का इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठेकेदारों और कुछ अधिकारियों ने मिलकर गड़बड़ी की है, जिससे अब तक केंद्र को 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मामला प्रकाश में आने के बाद अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ठेकेदारों के साथ साथ कुछ अधिकारियों ने भी गड़बड़ी की है। यूपी के बरेली में दहेज की मांग को लेकर एक लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। दिल्ली की सवाना की शादी 20 अक्टूबर 2007 को हुई थी, लेकिन शादी के बाद पेशे से वकील जावेद ने सवाना से दहेज की मांग शुरू कर दी। लड़की के घर वालों ने दहेज की कुछ और रकम भी दी, लेकिन जावेद और उसके घर वालों ने दहेज की मांग जारी रखी। दहेज के लिए उसे मारना पीटना भी शुरू कर दिया और एक दिन अचानक जावेद के एक रिश्तेदार का फोन आया कि सवाना की हालत नाजुक है। सवाना के परिवार वाले जब बरेली पहुंचे तो देखा सवाना अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। लड़की के परिजन उसे अपने साथ दिल्ली ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जालौन ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। उसने अपनी पत्नी समेत 2 रिश्तेदारों की हत्या कर दी थी। 2 दिन पहले रामपुरा में हुए तेहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी बड़ेलाल ने आज एसपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
आपको बता दें कि सोमवार को जालौन के रामपुरा इलाके के हनुमानगढ़ी में रहने वाले बड़ेलाल ने अपनी पत्नी पुष्पा, साले सुखबीर और साले के बेटे रानू की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद बड़ेलाल फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन आज उसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। धर्मनगरी काशी में बिजली पानी की समस्या से तंग आकर लोगों ने विशाल धरना दिया। इस धरने की खास बात ये रही कि ये धरना किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बल्कि प्रशासन के व्यवस्था के विरोध में है। आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ, प्रणाम के बदले जनता की करनी है। वाराणसी के जिला मुख्यालय पर जुटी भीड़ ने जिला प्रशासन को अपनी संख्या बता दिया। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में बनारस की जनता बिना किसी बैनर तले अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए क्रांति भी कर सकती है। परेशान लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी आवाज तो बुलंद करते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि विभाग को कितना फर्क पड़ता है। उधम सिंह नगर के खटीमा में इन दिनों लोग पानी की कमी से परेशान हैं और वजह है कर्मचारियों की कमी। उधम सिंह नगर के खटीमा में जल विभाग में कर्मचारियों की कमी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जल विभाग में जितने कर्मचारियों की जरूरत है उससे कम ही कर्मचारी यहां काम कर रहे हैं, जिससे जगह जगह पानी की पाइपों में लीकेज जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी जल विभाग के पास कोई नहीं है। कर्मचारियों की कमी की वजह से पानी की बर्बादी भी हो रही है, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जीवनदायिनी गंगा गाजीपुर के पुरैना और सेमरा गांव के लोगों के लिए अभिशाप बन चुकी है। पिछले एक दशक से दोनों गांवों का बड़ा क्षेत्र गंगा की धारा में विलीन हो चुका है। गांव के बाकी बचे क्षेत्र में बाढ़ के खतरे की आशंका से ग्रामीण अपना सब कुछ समेट पलायन की राह पर नजर आ रहे हैं। लंबे अरसे से गंगा के रौद्र रूप और कटान का दंश झेल रहे बेबस ग्रामीण इस समस्या को लेकर सरकार की लापरवाही से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके गांव का वजूद बचाने के लिए शासन की ओर से कोई योजना नहीं है। राजधानी देहरादून में पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहां एक आरोपी के पिता के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद आरोपी के पिता की मौत हो गई। पुलिस इस मामले में अपना पीछा छुड़ाती नजर आ रही है। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में आपसी कहासुनी में कुछ अराजक लोगों ने रिंकू नाम के लड़के की पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिर क्या था, पुलिस उल्टा रिंकू को ही थाने ले आई। रिंकू को छुड़ाने जब उसके पिता लालमन पटेल नगर थाने पहुंचे तो पुलिस ने दबंगई दिखाते हुए जबरन मामले में बिना कागजी कार्रवाई के समझौता भी करवा दिया। और इस बीच लालमन की पिटाई भी की गई। पिटाई के बाद लालमन अपने बेटे के साथ घर वापस आए, जहां उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले में खुद को निर्दोष बता रही है और पीड़ित परिवार को डरा धमका भी रही है। मुजफ्फरनगर में एक 3 साल के बच्चे ने अपने पिछले जन्म का राज खोला और अपने मरने की वजहों का खुलासा किया, जिसमें उसने हत्यारों का नाम भी लिया। सबसे हैरत की बात यह है कि इस बच्चे ने अपने पिछले जन्म के कातिल के घर ही जन्म लिया है, जो इस जन्म में बच्चे का पिता है। नदी की तरफ इशारा करता ये बच्चा अपने कत्ल की दास्तां बयां कर रहा है। 3 साल पहले यानी पिछले जन्म में इस मासूम का नाम भूरा था, जो मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कुचबी का रहने वाला था। भूरा अपने 3 साथियों के साथ पास के एक गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर अपने गांव वापस लौट रहा था। फिर अचानक नदी के इस पुल पर चारों दोस्तों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में भूरे को 3 दोस्तों ने पत्थर से पीट कर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद शव को पुल से नीचे नदी में फेंककर फरार हो गए। इस मामले में तीनों आरोपी दोस्त जेल गए थे। जिसके बाद भूरा ने मनीष बनकर जन्म लिया, जो कि 3 साल का हो गया है, जो कि अपने पिछले जन्म की दास्तां बयां कर रहा है, जो कि बेहद चौंकाने वाली बात है। गोरखपुर में अंधविश्वास का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में झाड़ फूक। जी हां, सुनने में आपको आश्चर्य जरूर हुआ होगा, लेकिन ये सच है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए आई बिच्छू की काटी मीरा के साथ ऐसा ही हुआ। दर्द से परेशान मीरा को जब डॉक्टर मेडिकल कॉलेज भेज रहे थे तो पास में एक ओझा मौजूद था। क्योंकि उसका बेटा वहां भर्ती था। दर्द से चिल्ला रही मीरा को देखकर ओझा से रहा नहीं गया
और उसने उसके परिजनों से इजाजत लेकर झाड़ फूंक शुरू कर दी, जिसके बाद बिच्छू के दर्द से बिलबिला रही मीरा बिल्कुल ठीक हो गई। फिलहाल मीरा तो ठीक है, लेकिन डॉक्टरों के लिए यह शोध का विषय बना हुआ है कि एक झाड़ फूंक करने वाले के मंत्र से आखिर मीरा ठीक कैसे हो गई।